प्रियंका प्रियंका प्रिया सभी का स्वागत है क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास को, भर्तृहरि को, भवभूति को या बाणभट्ट को? तो किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जय श्री महाकाल अविका। तो ध्यान रखिएगा, कालिदास जी को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और किस रचना के कारण कहा जाता है? इनकी प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसी के लिए इनको क्या दिया गया, कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। और ये डिटेल भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कालिदास के बारे में अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे इनकी उपमाएं और कौन कौन सी हैं जिनको महाकवि कहा जाता है, कवि कुलगुरु कहते हैं, कविता कामनी विलास भी इनको कहा जाता है। और इनकी रचनाएं हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो पूरा लिस्ट आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल अभिका, थैंक यू। तो इनकी दो महाकाव्य हैं, एक है रघुवंश और दूसरा है कुमार संभव। तीन नाटक इनके हैं, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षीय, ठीक है। दो खंड काव्य इनके हैं, ऋतु संहार और मेघदूत। इसी में चंबल और वेतवा नदी का वर्णन भी किया गया इनकी रचनाओं में। और पहली रचना अगर पूछ ली जाए कालिदास की कौन सी है, तो पहली रचना आपको ध्यान रखना है, इनकी पहली रचना है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। जो किसके समय पे रचना किया था उन्होंने? तो शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको कालिदास से रिलेटेड ध्यान रखना है। रचना से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सीताराम कंवर का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से इनका संबंध है बताएं। जय श्री महाकाल निखिल जी, ठीक है। बड़वानी से है, खंडवा से है, रतलाम से है या फिर सागर से है? तो सीताराम कंवर जी का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से है, ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है ओजस्वी जी, स्वागत है, ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा कृष्णार्थ। तो ध्यान रखिएगा, सीताराम कंवर जी का जो संबंध आता है ये कह सकते हैं इसमें बड़वानी जिले से। हालांकि इनका जो जन्म है बड़वानी में नहीं हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि कह सकते हैं बड़वानी जिला है। जन्म इनको जो हुआ था निमाड़ के अंतर्गत आता है खरगोन। कौन सा आता है? खरगोन। और खरगोन में भी आपका आता है डांगवाला। यहाँ पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1857 के क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। और 1858 में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है सीताराम कंवर के बारे में। तो सीताराम कंवर हो गए, भीमा नायक हैं, ख्वाजा नायक हैं, शहादत खां हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, अवंती बाई हैं। ये सभी जो है किसमें आते हैं? 1857 के प्रमुख क्रांतिकारियों में आते हैं। नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। हाँ हाँ वो भी है, लेकिन इनका जो इनका जन्म स्थान आपको ध्यान रखना है, खरगोन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सीताराम कंवर जो है 1857 की क्रांति में निवाड़ बड़वानी क्षेत्र से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। एक और क्रांतिकारी है रघुनाथ सिंह मंडलोई, तो इन्होंने भी 1857 की क्रांति में निवाड़ क्षेत्र में भिलाला क्रांति से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ था। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस स्थान पर जैनियों के 108 मंदिर है बताएं। तो कहां पे जैनियों के 108 मंदिर है बताएं? खजुराहो में, सोनगिरी में, गुम्मटगिरी में या फिर मुक्तागिरी में? कहां पे जैनियों के 108 मंदिर आते हैं? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैनियों के जो 108 मंदिर हैं ये कहाँ पे आ जाएगा? तो ये आता है आपका सोनगिरी दतिया में। कहाँ पे आता है? सोनगिरी दतिया में आ जाएगा। और यहीं पे एक और पर्यटन स्थल है पीताम्बरा पीठ। तो पीताम्बरा पीठ भी कहाँ पे आता है? तो पीताम्बरा पीठ भी कहाँ पे आ जाएगा आपका? दतिया में आता है। इसके अलावा आपका खजुराहो जो है, खजुराहो में जैन मंदिर की बात करेंगे तो पार्श्वनाथ का मंदिर यहाँ पे है और आदिनाथ का मंदिर यहीं पे आ जाएगा। गुम्मटगिरी जिसमें भगवान बाहुबली की प्रतिमा स्थापित है, गुम्मटगिरी इंदौर आ जाएगा। मुक्तागिरी कहाँ पे आता है? बैतूल में, यहाँ भी जैन तीर्थ स्थल है। बाकी जैन तीर्थ स्थल के पहले भी मैं आपको पूरी लिस्ट करा चुका हूँ, 2-3 बार करा चुका हूँ, इसलिए इस बार मैंने पूरी लिस्ट नहीं रखा हुआ है, क्योंकि बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है उस चीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्लास को एक बार प्लीज सभी लोग शेयर कर दो आज, है ना, सभी लोग शेयर कर दीजिए। प्रसिद्ध अभिनेता अरविंद त्रिवेदी जी का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से है बताएं। तो जो अरविंद त्रिवेदी जी हैं इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। रामायण देखा है आप लोगों ने, पुरानी वाली रामायण अरुण गोविल जी की, तो अगर आपने देखा होगा उसमें जो रावण का किरदार निभाया था और उस किरदार को अमर कर गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी रामायण देखते हैं तो छवि वही वाली आती है। तो उसमें जो रावण का किरदार निभाए थे, कौन निभाए थे इसमें, अरविंद त्रिवेदी जी निभाए थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सलमान खान, सलीम अली, राहुल द्रविड़, अरविंद त्रिवेदी जी, है ना, ये सभी जिनका संबंध है कहाँ से है आपका, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से ही है। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का भी, ठीक है, हाँ वेरी गुड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आशुतोष राणा जो है कहाँ से हैं, नरसिंहपुर जिले से हैं, ठीक है, और जबलपुर के आसपास से जया बच्चन है। तो बहुत सारे लिस्ट हैं इसमें। किशोर कुमार का संबंध खंडवा जिले से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, आज संख्या काफी अच्छी दिख रही है क्लास में, सभी लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें तो संख्या बढ़ती चलेगी। सुरभि मालवी जी स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोक कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फेलोशिप प्रदान करती है बताएं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक कला के क्षेत्र में कौन सी फेलोशिप प्रदान की जाती है। मुक्तिबोध फेलोशिप, चक्रधर फेलोशिप, राजेंद्र प्रसाद माथुर फेलोशिप या फिर अलाउद्दीन खां फेलोशिप। तो कौन सा प्रदान किया जाता है, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको। हाँ बिल्कुल सही है ओजस्वी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लोक कला के क्षेत्र में जो फेलोशिप दी जाती है ये चक्रधर फेलोशिप दी जाती है। और इनका जो संबंध है छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले से इनका संबंध है, वहां पे इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के सम्मान में जो है फेलोशिप दी जाती है लोक कला के क्षेत्र में। ठीक है, और कितना दिया जाता है, तो 1 साल के लिए दिया जाता है 1000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से 1 साल के लिए। ठीक है, 1000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है इसमें। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी का आराम से करिए, पेशेंस के साथ करिए, सब सही होंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कुछ हम लोग यहाँ पे जनजातीय पर्व से भी लिए हैं, नॉर्मल पर्व से भी लिए हैं क्वेश्चन। तो पर्व और त्योहार से एक क्वेश्चन है, मामूलिया पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है। मालवा क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या फिर बघेलखंड क्षेत्र में। तो मामूलिया जो पर्व है या उत्सव है किस क्षेत्र में मनाया जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। साहित्य हेतु, मुक्तिबोध, चक्रधर, नृत्य लोक कला, राजेंद्र माथुर पत्रकारिता, अलाउद्दीन खां शास्त्रीय संगीत। वेरी गुड ओजस्वी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आप लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मामूलिया पर्व जो मनाया जाता है ये किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो मालवा क्षेत्र में होता है। और इसको दूसरा नाम क्या है, तो इसी को कहते हैं संजा। इसी को दूसरा नाम क्या है, संजा है। तो इसी का हम लोग थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं। तो संजा या मामूलिया क्या है, तो संजा मालवा क्षेत्र में कुंवारी लड़कियों का एक उत्सव है जो अश्विन माह में 16 दिन तक चलता है। इसमें दीवार पे फूल पत्ती से आकृति अंकित कर संध्या समय पे गायन किया जाता है। इसमें कुंवारी कन्याएं इसमें संजा नामक लड़की की पूजा करती हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से दीवार पर गोबर से निर्मित आकृति होती है। मूलतः यह शिव और गौरी की प्रार्थना होती है। तो ध्यान रखना, इसमें मूलतः क्या होता है, भगवान शिव और गौरी जी की प्रार्थना होती है। और बुंदेलखंड में इसे क्या कहते हैं, मामूलिया कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे तीजन बाई का जो प्रसिद्ध है ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है बताएं। हस्तकला में, रंगमंच में, नृत्य कला में या भजन और लोकगीत में। तो तीजन बाई का जो संबंध है किस क्षेत्र में है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तीजन बाई का जो संबंध है ये भजन और लोकगीत से संबंधित है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि देवी अहिल्याबाई सम्मान में पहली जो महिला जिनको सम्मान मिला था वो कौन थी, तीजन बाई ही थी। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अहिल्याबाई सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, लोक एवं पारंपरिक कला में केवल महिलाओं को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश बजट 2023, अभी जो पिछला बजट आया हुआ था 2023 के अनुसार, श्री अन्न अनुसंधान केंद्र किस जिले में प्रस्तावित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो 2 अनुसंधान केंद्र इस बार प्रस्तावित हुए हैं बजट में जिसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है, श्री अन्न अनुसंधान यानी कि मोटे अनाज के लिए जो अनुसंधान केंद्र है
कहाँ पे प्रस्तावित किया गया है बताएं? डिंडोरी, उज्जैन, विदिशा या इंदौर? वेरी गुड ओजस्वी, बहुत अच्छा, पटवानी के लिए जानी जाती है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, श्री अन्न अनुसंधान केंद्र जो बनेगा ये कहाँ पे बनेगा? ये डिंडोरी में बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और बन रहा है आपका चना अनुसंधान केंद्र। दूसरा कौन सा बन रहा है? चना अनुसंधान केंद्र बनेगा, और ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा आपका उज्जैन में। कहाँ पे बनेगा? उज्जैन में। तो 2 अनुसंधान केंद्र बनेंगे जिसका बजट में उल्लेख किया गया है, तो आपको अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, वेरी गुड। श्री अन्न मिलेट्स की ब्रांड एम्बेसडर लहरी बाई डिंडोरी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा जसमीन, बहुत अच्छा आप लोग का है। तो ये पूरा लिस्ट है, बजट में इसका उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर कैसा ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ पे स्थित है बताएं? मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ पे आता है? धार जिले में, ग्वालियर में, मांडू में या शिवपुरी में? तो बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। आज काफी सारे नए बच्चे भी क्लास में हैं, तो सभी लोग डेली क्लास आप लोग आया करें, बराबर प्रैक्टिस करते चलिए। 10 बजे ये डेली क्लास होती है, 10 बजे क्या होती है? डेली क्लास होती है। और एग्जाम डेट हो सकता है आपका बढ़ जाए, जो भी फैसला होगा इस हफ्ते आपको पता चल जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक आने की ज्यादा संभावना है कि डेट बढ़ेगी एमपीपीएससी की, नहीं बढ़ेगी। तो बढ़ती है तो भी अच्छी बात है, नहीं बढ़ती है तो भी अच्छी बात है। जब तक डेट अनाउंस नहीं होता है तब तक हम लोग 28 अप्रैल को ही मान के हम लोग यहाँ पे तैयारी अपनी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली दरवाजा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली दरवाजा जो स्थित है ये कहाँ पे आएगा? मांडू में। कहाँ पे आएगा? मांडू में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मांडू बहुत सारे पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है ना। तो मांडू जैसे असरफी महल हो गया, बाज बहादुर का महल है, रूपमती का महल है, दाई का महल है, फिर कर्पूर सागर झील यहाँ पे है, तालाब है इसमें, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे आ जाएगा? मांडू में। नीलकंठ महल भी कहाँ पे आता है? मांडू में ही आ जाता है, और दिल्ली दरवाजा यहीं पे है। ये आपको सारे चीजें ध्यान रखना है। एग्जाम डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मोस्ट प्रोबेबली आपको कल या परसों आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आयोग कल बैठक ले रहा है इस संबंध में, क्योंकि इसी समय पे लोकसभा चुनाव भी है और उसी टाइम पे पेपर का डेट भी रखा गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि साथ में ये हो पाएगा, डेट बढ़नी चाहिए जहां तक है। तो और ये पेपर में कटिंग में भी आ जाया हुआ है कि एमपीपीएससी जो एग्जाम होगा अब जून में होगा। तो हो सकता है कि डेट बढ़ जाए आपका, लेकिन अभी हम लोग इसका मान के चल रहे हैं कि अप्रैल में ही है। कल या परसों आपका अपडेट आ जाएगा जो भी रहेगा, तो ठीक है। हाँ चलिए, हाँ बिल्कुल सही है नीलम। मुंज सागर और कर्पूर सागर झील जो तालाब है ये मांडू में ही आता है, जहाज महल के दोनों ओर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। लेकिन अगर डेट बढ़ती है इसका मतलब ये नहीं है कि रिलैक्स हो जाना है, रिलैक्स नहीं होना है। अपनी तैयारी उसी स्पीड से हम लोग को करना है, और जितना ज्यादा कवर हो पाए, जितना ज्यादा रिवीजन हो पाए, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। डंडा नाच जो है मध्य प्रदेश के किस जनजाति के लोग करते हैं बताएं? डंडा नाच कौन करते हैं इसमें? ये किस क्षेत्र के लोग करते हैं? जनजाति नहीं होगा इसमें, किस क्षेत्र के लोग करते हैं तो बताएं इसमें? निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड या बघेलखंड? तो डंडा नाच कौन से क्षेत्र के लोग करते हैं? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेरी गुड ओजस्वी, बिल्कुल सही है। होशंगसार का मकबरा मांडू में ही आता है। हाँ, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि डंडा नाच कहां पे होता है। तो डंडा नाच जो होता है निमाड़ क्षेत्र में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, और इसका एक मैं लिस्ट भी रखा हुआ हूं, तो लिस्ट भी आपको ध्यान रखना है इस पे। एक तो मांडलिया आपको ध्यान रखना है। मांडलिया स्त्री नृत्य है जो इसमें ढसेल की थाप पर विभिन्न शारीरिक मुद्राओं की अभिव्यक्ति होती है, निमाड़ के ही है, ठीक है। फिर आड़ा खड़ा है निमाड़ का। डंडा नाच इसमें क्या होता है? कृषक डंडा नाच करते हैं जिसमें 20-25 के समूह में डंडों को परस्पर बारी बारी से टकराते हुए एक घेरे में यह नाच किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। कहाँ पे होता है? निमाड़ क्षेत्र में। हाँ, वेरी गुड। तो काफी सारे नए बच्चे भी आज क्लास में दिख रहे हैं। ये भी आपको थोड़ा सा एक बार लोक नृत्य जो एमपी के हैं ना, एक लिस्ट में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे मालवा क्षेत्र में जो होता है ना, मालवा क्षेत्र में कौन सा होता है? रजवाड़ी, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डंडा नाच जो आपको ध्यान रखना है, मालवा में भी होता है, निमाड़ में भी होता है, दोनों जगह पे होता है। तो मालवा भी सही होगा और निमाड़ भी, दोनों सही हो जाएगा। इसकी एक लिस्ट है, तो आप ध्यान रखिएगा। रजवाड़ी, मटकी, पतंग, गणगौर, काठी, फिफारिया, मांडलिया, ये निमाड़ में होता है। फिर बुंदेलखंड में कानरा,
नौटंकी, बधाई, राई, सैरा और ढिमराई होता है। और बघेलखंड का जो फेमस है परधौनी, सैला, दादर, केहरा, कलसा और बिरहा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट पूरा आपको एक बार ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिएगा, हालांकि पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी बताएं। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम ने, स्मिथ ने, मार्शल ने या फिर जेम्स प्रिंसप ने? तो किसने भरहुत स्तूप की खोज की थी ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर डेट बढ़ती है तो मैं एक चीज आपको अनाउंस और कर दे रहा हूं, अगर डेट बढ़ेगी एमपीपीएससी की तो फिर हम लोग एक टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही लॉन्च करेंगे, है ना, अगर डेट बढ़ जाएगी तो। और उसमें अधिक नहीं, मान चलिए कि लगभग 20 हम लोग यूनिट वाइज टेस्ट रखेंगे, उसमें लगभग टॉपिक वाइज जो टेस्ट रहेंगे, और फिर हम लोग 10 से 15 क्या रखेंगे, एफएलटी रखेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज भी हम लोग लॉन्च करेंगे अगर डेट बढ़ जाएगी तो, और विधिवत टू द सिलेबस रहेगा और बहुत काम आएगा टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए। ठीक है, तो भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? भरहुत स्तूप की जो खोज की थी ये किया था कनिंघम ने। किसने किया था? कनिंघम ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बताएं, भीमबेटका गुफा की जो खोज है ये किसने किया था बताएं। तो भीमबेटका की खोज किसने किया था? वाकणकर महोदय ने। किसने किया था? वाकणकर महोदय ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कब किया था? तो ये किया था 1957-58 में किया हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है सुरभि, सूरज सब ने ए किया है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नृत्य धोबी जनजाति द्वारा किया जाता है? और ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीएससी में पूछा गया था। कौन सा नृत्य धोबी जनजाति करती है बताएं। लहंगी नृत्य, कानरा नृत्य, मटकी नृत्य या विमला नृत्य? सर डी ऑप्शन में भी कुछ किया है शायद। हाँ, डी ऑप्शन में जेम्स प्रिंसेप का वर्णन किया गया है, तो कुछ किया है, मैं बता देता हूँ क्या किया है। उन्होंने ये किया था कि शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने का जो काम किया था 1837 में, वो जेम्स प्रिंसेप ने किया हुआ था, है ना। अशोक के जो शिलालेख थे उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आते हैं, कौन सा नृत्य धोबी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, धोबी जनजाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कानरा नृत्य है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका एक लिस्ट इसका भी मैं रखा हुआ हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। गोचो नृत्य जो है गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। बार नृत्य जो है कंबर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। लहंगी नृत्य का संबंध जो है कंजर से है, बंजारा से है और सहरिया जनजाति के लोगों से है। ठीक है, परधोनी नृत्य जो है विवाह के अवसर पर बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर कानरा नृत्य जो है बुंदेलखंड में धोबी जनजाति करती है। बरेदी नृत्य जो है ग्वाल और गुर्जर जाति के लोग इसको करते हैं। इसके अलावा एक लिस्ट ये भी है, बधाई नृत्य भी पूछा गया है, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। चटकोरा कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। टीना नृत्य जो है बैगा तथा गोंड स्त्रियों का दीपावली पे होता है। बिमला नृत्य बैगा जनजाति में प्रचलित है। भगोरिया जो है भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और मटके नृत्य किसका है? मालवा क्षेत्र का है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। कोशिश कर रहा हूं मैं कि हर कोर्स से, जहां पे जिस भी किताब में अच्छे कंटेंट दिए हैं, चाहे मुकेश माहेश्वरी हो, चाहे पुड़ेकर हो, चाहे परीक्षा धाम हो, निर्माण आईएएस हो, या हिंदी ग्रंथ अकेडमी हो, या मध्य प्रदेश के साइट हो, सभी से क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, सभी का। ठीक है, क्लास का यही आपके लिए फायदा रहता है कि आपकी मेहनत पूरी आसान हो जाती है और आपको बस उसी को पढ़ना रहता है जो हम लोग इतनी सारी किताबों का मेहनत यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इंद्रगढ़पुरा स्थल ये कहाँ पे स्थित है बताएं। इंद्रगढ़पुरा स्थल, मकबरा नहीं है, ये पूरा स्थल बस आपको बताना है कहाँ पे है बताएं। इंद्रगढ़पुरा स्थल कहाँ पे आता है? मंदसौर में, कटनी में, डिंडोरी में या फिर मंडला में? तो कहाँ पे आता है फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इंद्रगढ़ जो पूरा स्थल आता है ये कहाँ पे आता है? तो ये आ जाएगा मंदसौर जिले में आता है। और मंदसौर जिले का प्राचीन नाम क्या है? तो मंदसौर जिले का प्राचीन नाम हम सभी को पता है, दसपुर है ना, दसपुर है। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दसपुर जो अभिलेख है, यहाँ पे दसपुर अभिलेख भी यहाँ का प्रचलित है, जिसमें रेशम मार्ग का वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हम मंदसौर के बारे में हम सभी को पता है, स्लेट का उत्पादन वहीं पे होता है।
लहसुन का उत्पादन सबसे अधिक वहां पे होता है, सिवना नदी वहीं पे बहती है, पशुपतिनाथ का मंदिर भी वहीं मंदसौर में ही स्थित है आपका, ठीक है। और वहां पे एक प्रसिद्ध किला भी है मंदसौर में, मुझे अच्छे से अभी वो क्लिक नहीं कर रहा है, अभी आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि मंदसौर में कौन सा किला आता है, एक कोई प्रसिद्ध किला है मंदसौर में, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, गांधी सागर बांध भी वहीं पे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश कला परिषद का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित है बताएं। मध्य प्रदेश कला परिषद का मुख्यालय कहाँ पे आता है, जबलपुर में, भोपाल में, सागर में या इंदौर में। तो मध्य प्रदेश कला परिषद का मुख्यालय कहाँ पे आता है, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश कला परिषद का जो मुख्यालय आता है कहाँ पे आ जाएगा, भोपाल में है। और इसकी भी एक लिस्ट मैंने दे रखा है, मैं इसलिए क्लास में पूरा डिटेल इसलिए रखता हूं कि आप एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक ही दिन कवर करते चलें, ठीक है। हाँ, हिंगलाज फोर्ट, फोर्ट जो है, बिल्कुल सही है ओजस्वी, थैंक यू। तो हिंगलाज का किला भी कहाँ पे आता है, ये मंदसौर में आता है। ये एक लिस्ट आप लोग ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश जो कला परिषद है इसका 1952 स्थापना वर्ष आपको ध्यान रखना है। बाकी जो मुख्यालय है ज्यादातर इनका भोपाल ही मुख्यालय है, केवल छोड़ दिया जाए अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी का। तो इनकी स्थापना पूछ लिया जाता है। कला परिषद 1952 में स्थापित हुआ है, साहित्य परिषद 1954 में, हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969 में, उर्दू अकेडमी 1976 में, कालिदास अकेडमी 1977 में, ठीक है। फिर अलाउद्दीन संगीत एकेडमी 1989 में, 83 में जो है सिंधी एकेडमी, 84 में इकबाल एकेडमी, 85 में संस्कृत एकेडमी, तुलसी एकेडमी 1987 में, भारत भवन 1982 में, और पुरातत्व और अभिलेखागार संग्रहालय 1956 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है इनका, इससे एग्जाम में क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं हमेशा, तो आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो एक क्लास में कितना भी कम मैं फैक्ट बताता हूं तब भी मान चलो 100 क्वेश्चन के बराबर फैक्ट तो मैं बता ही देता हूं डेली की क्लास में एमपीजीके का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भगवान बाहुबली की जो प्रतिमा है ये कहाँ पे स्थित है बताएं। भगवान बाहुबली जी की प्रतिमा कहाँ पे स्थित है, गुम्मटगिरी में, पावापुरी में, कुंडलग्राम में या सोनगिरी में। तो बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भगवान बाहुबली की जो प्रतिमा आती है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आ जाएगा आपका गुम्मटगिरी में। कहाँ पे आता है आपका, गुम्मटगिरी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में एक न्यूज में आया हुआ था ना कि जो भगवान श्री राम मंदिर जो अयोध्या में है उसकी भी एक जो कह सकते हैं कॉपी बनाया गया है, उसे लोहे का राम मंदिर बनाया गया है, उसी के रूप में कहाँ पे, इंदौर में बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हम सबको पता है मेघदूत गार्डन कहाँ पे आता है, इंदौर में आता है। रीजनल पार्क कहाँ पे है, यहीं पे आ जाएगा। खजराना गणेश मंदिर कहाँ पे आता है, इंदौर में आ जाएगा, ठीक है। ये सब आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी लिस्ट तो बहुत सारी है पर्यटन स्थल की। हाँ, ये मुझे लगता है कि बहुत कम लोग को पता होगा, ठीक है। हाँ, भरत मीर की गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये शायद कुछ लोग को ही पता होगा ये वाला क्वेश्चन। नर्मदापुरम में, रायसेन में, भोपाल में या विदिशा में। तो भरत मीर की गुफा कहां पे आता है, ये फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ, भरत मीर की जो गुफा आता है ये नर्मदापुरम जिले में आता है, यानी होशंगाबाद जिले में आता है। और ये भी कहां पे आता है, पचमढ़ी में। कहां पे आ जाएगा आपका, पचमढ़ी में आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और पचमढ़ी में कौन कौन से पर्यटन स्थल आते हैं तो देख लीजिए। पचमढ़ी में जो आता है आपका, ये हांडी खो घाटी आता है, प्रियदर्शनी पॉइंट, चौरागढ़ चोटी आता है, गुफा है ना। फिर जम्मू द्वीप आ जाएगा, मधुमक्खी झरना वेरी इंपॉर्टेंट है, डचेस फॉल, रीछगढ़ की जो गुफा है, जटाशंकर की गुफा, प्रियदर्शनी पॉइंट, राजेंद्र गिरी चोटी सबसे ऊंची चोटी है पचमढ़ी की, अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, पांडव गुफा, ठीक है, हरपर की गुफाएं, भरत मीर की गुफा, ये सभी जो पर्यटन स्थल हैं कहाँ के हैं, पचमढ़ी के हैं। ये अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये और भी है इसमें लिस्ट है। तो राजेंद्र गिरी उद्यान भी है, भीम कोठरी है, माड़ादेव रॉक पेंटिंग है, रीछगढ़, बेगम पैलेस, संगमटूर, फिर द्रौपदी कुटी, सरदार गुफा, रविशंकर भवन, रोमन
कैथोलिक चर्च, इको पॉइंट और सुषमासा, ये सभी पर्यटन स्थल पचमढ़ी में ही स्थित हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल शासक शाहजहां ने आगरा का जो ताजमहल बनवाने से पूर्व अपने कारीगरों को एमपी के निम्नलिखित में से किस महल का अध्ययन करने के लिए भेजा था, बताएं। तो कौन से महल का अध्ययन किया था उन्होंने? जहांगीर महल का, रानी रूपमती का महल, असरफी महल या खरबूजा महल? किसको देखने के लिए बोला था कि इसको पहले देख के आओ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो महल है, कौन से महल को देखने के लिए बोला था? असरफी महल को देखने के लिए बोला था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। असरफी महल कहां पे आता है? असरफी महल जो आ जाएगा मांडू में आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। सास बहू का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अब ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा। ये तो पता होगा सास बहू का मंदिर कहां पे आता है, लेकिन निर्माण किसने कराया था ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो महिपाल, सूरजसेन, सूरसेन, कीर्तिपाल या अजयपाल? किसने सास बहू का मंदिर बनवाया था? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है नीलम, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सास बहू का जो मंदिर बनवाया था ये किसने बनवाया था? महिपाल ने बनवाया था। और किस वंश से रिलेटेड है? तो कछवाहा वंश से है। किस वंश से है? कछवाहा वंश से रिलेटेड है ये आपको ध्यान रखना है। इसको सहस्त्रबाहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। और इसकी अगर हम लोग बात करें, थोड़ा डिटेल भी आप लोग देख लीजिए। ग्वालियर के किले के अंतर्गत ही ये आता है। और ग्वालियर के किले किसने बनवाया था? सूरजसेन ने बनवाया था, ठीक है। गोपगिरी पर्वत पे स्थित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, कभी कभी दरवाजा पूछ लेता है, ग्वालियर के किले में कितने दरवाजे हैं? तो 5 दरवाजे हैं ग्वालियर के किले में। एक है आलमगीर दरवाजा, दूसरा है हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा, ठीक है, और हाथीफोड़ दरवाजा, ठीक है। इस किले में कौन कौन सा मंदिर आता है? सास बहू का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, मान का मंदिर, तेली का मंदिर और विष्णु मंदिर आता है। इसमें से सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण किसने कराया था? 1092 ईस्वी में कछवाहा वंश के राजा महिपाल ने करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसलिए भी आप लोग को ये किताब का ये स्क्रीनशॉट इसलिए रखता हूं, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं कुछ अपने से फैक्ट इसमें ऐड कर रहा हूं। तो मैं कोई ऑथेंटिक जो सोर्स रहता है उसी से क्वेश्चन रखता हूं पूरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सही है, किलो का रत्न कहा जाता है ग्वालियर के किले को। अगला इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का जो गठन है ये कब किया गया था, बताएं। तो पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया था, बताएं। 1968 में, 70 में, 78 में या 1980 में? तो कब किया गया था, फटाफट बताएं जल्दी से। वेरी गुड ओजस्वी, बहुत अच्छा नॉलेज है आपका, ठीक है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यटन विकास निगम का जो गठन किया गया है मध्य प्रदेश में, कब किया गया है? 1978 में किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की पहली जो पर्यटन नीति बनी है, तो पर्यटन नीति सबसे पहले कब बनी है? 1995 में बनी हुई है, ठीक है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली पर्यटन नीति कब बनी थी एमपी में? 1995 में। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्ध बाबा की चोटी मध्य प्रदेश में किस पठार में का हिस्सा है, बताएं। ये नहीं है तो बताएं किस पठार का हिस्सा है सिद्ध बाबा की चोटी? मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार या बुंदेलखंड का पठार? ठीक है, तो फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। सिद्ध बाबा की चोटी मध्य प्रदेश में किस पठार का हिस्सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, सिद्ध बाबा की चोटी जो आता है ये बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है, ठीक है। जो कहां पे आता है? ये दतिया टीकमगढ़ के पास में आता है। मेन अगर एक जिला देखें तो ये आता है आपका दतिया में आता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1172 मीटर ऊंचा है। कितना है? 1172 मीटर ऊंचा है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस पे, ठीक। अच्छा मुझे बता दें आप लोग फटाफट कि रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी उसकी कौन सी है? फटाफट बताएं, कमेंट करें जल्दी से सभी लोग। हाँ 752 मीटर नहीं है ओजस्वी, यहाँ पे थोड़ा गलत जानकारी है, 1172 मीटर ऊंचा है वो, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं?
तो कौन सी गुफा है जो बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती है, बताएं। बाघ की गुफा, उदयगिरी की गुफा, भीमबेटका या भर्तरी की गुफा। तो बताएं किसको बौद्ध चित्र के प्राण कहा जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, बौद्ध चित्र के जो प्राण कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बाघ की गुफा को बौद्ध चित्र के प्राण कहते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पे चित्र या अवशेष मिलते हैं। और इसको एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें दूसरी क्रम के जो गुफा है, दूसरे नंबर की जो गुफा है, इसको पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पांडव गुफा के नाम से। और तीसरे नंबर की जो गुफा है इसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रीलिम्स में तो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, मेंस के लिए हो सकता है कभी डिटेल पूछ लिया जाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बाघ की गुफा के बारे में। और कौन से समय की गुफा है ये, तो गुप्त कालीन गुफा है ना। किस समय पे बना था ये, गुप्त काल में बना हुआ था। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, डेंजरफील्ड ने इसकी खोज की थी, वेरी गुड, बहुत अच्छा भी कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गोपी कृष्ण बांध किस नदी पे स्थित है, बताएं। तो सभी टॉपिक के हमने कोशिश किए हैं कि हर टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे रखे जाएं, और डेली मेरी कोशिश यही रहती है जितना ज्यादा डिटेल में बता पाऊं, जितने ज्यादा सभी टॉपिक को कवर कर पाऊं उतना बेटर है। गोपी कृष्ण बांध किस नदी पे स्थित है, सिंध नदी पे, चौपन नदी पे, सीप नदी पे या केन नदी पे। तो बताएं गोपी कृष्ण बांध किस नदी पे स्थित है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ अच्छा, कंपटीशन चल रहा है क्या अविका और ओजस्वी में, दोनों का ही बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है, और बाकी लोग भी कमेंट करते रहे हैं, है ना, बाकी लोग की कमेंट में देख रहा हूँ सब लोग के। तो गोपी कृष्ण बांध जो है किस नदी में स्थित है, तो वहां पे ध्यान रखना है, ये जो स्थित है चौपन नदी पे स्थित है। और कहाँ पे आता है, तो ध्यान रखना गुना जिले में आता है। कहाँ पे आता है ये, गुना जिले में आता है। और किसकी सहायक नदी है चौपन, तो सिंध की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, सिंध की सहायक नदी है। सिंध नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंध नदी निकलती है विदिशा के सिरोंज तहसील से निकलती है, विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से। ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल सही है नीलम, हाँ अभी आप एक्टिव हुई हैं। बंजारा, पगारा, बिल्कुल सही है, ये सभी मध्य भारत क्षेत्र में आते हैं। इनके भी पूरी लिस्ट मैंने आपको पहले ही कराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देश का पहला पुरातत्व पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, बताएं। देश का पहला पुरातत्व पार्क कहाँ पे स्थापित हुआ है, संग्रामपुर में, मोहनीगढ़ में, दरिया टोली में या जदापुरा में। तो पहला पुरातत्व पार्क देश का कहाँ पे स्थापित हुआ है, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ गायत्री ने बी किया है, बिल्कुल सही है गायत्री, सुरभि ने भी बी किया है, वेरी गुड। तो ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देश का पहला जो पुरातत्व पार्क आता है कहाँ पे आ जाएगा, संग्रामपुर में। और ये कहाँ पे आता है, दमोह जिले में। कहाँ पे आता है, कौन से जिले में है, दमोह जिले में है। अच्छा एक बात बताएं कि मैंने कल आपको बताया था कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के 2 स्थलों को पवित्र क्षेत्र घोषित किया हुआ था। वो 2 क्षेत्र कौन से हैं, कल की क्लास में मैंने बताया था, तो देखिए कितना आप लोग दिमाग में रहता है आपके, बताएं फटाफट, ठीक है। बताएं जल्दी से, कौन से 2 स्थलों को पवित्र क्षेत्र घोषित किया था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, फटाफट बताएं। मैं देख रहा हूं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। चलिए तब तक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे उत्तम प्रकार का कोयला किस जिले में मिलता है, सिंगरौली में, बैतूल में, उमरिया में या सोहागपुर में। तो सबसे उत्तम प्रकार का कोयला जो है कहाँ पे मिलता है, वेरी गुड सुरभि, ये बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी लोग जितने लोग लाइव हैं कमेंट करते चलें, कमेंट कभी केवल 5-6 लोग के ही आ रहे हैं, लाइव बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे उत्तम प्रकार का जो कोयला है ये कहाँ पे है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका मिलता है सिंगरौली जिले में मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सबसे मोटी परत कोयले की कहाँ पे है, सिंगरौली में ही है। सबसे बड़ा कोयला की खदान कहाँ पे आता है, सोहागपुर में। सबसे छोटा कोयले की खदान कहाँ पे आता है, उमरिया जिले में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, कल देखो, कल ही पढ़ा आज भूल गए, है ना। तो आप लोग पे गजनी मूवी बनना चाहिए। तो यहाँ पे एक है आपका, कौन सा आता है इसमें, कुंडलपुर, है ना। कुंडलपुर जो आता है दमोह में आता है, और दमोह का ही एक और पर्यटन स्थल है। दोनों को जो है यहाँ पे क्या किया गया था, पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया था इसमें, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये एक पर्यटन स्थल की लिस्ट भी आपको ध्यान रखना है।
कि ग्वालियर में कौन सा मिलता है खनिज, तो ग्वालियर मिलता है चीनी मिट्टी, ठीक है। फिर हीरा जो होता है पन्ना में होता है, हिनौता खदान प्रसिद्ध है। गेरू के लिए सतना जाना जाता है और मध्य प्रदेश का गेरू उत्पादन में प्रथम स्थान है। सोना के लिए जाना जाता है चकरिया जो मझौली में आता है सीधी जिले में, ठीक है। कोयला जो जाना जाता है सिंगरौली का, कोलवेड मिथन सोहागपुर में, ठीक है। बॉक्साइड अमरकंटक, मलाज खंड जो जाना जाता है तांबा उत्पादन के लिए, मैग्नीज के लिए भरवेली खदान दोनों बालाघाट में आता है, ठीक है। ग्रेफाइट के लिए जाना जाता है आपका बैतूल जिला, ठीक है। कोयले के लिए भी जाना जाता है, जिंक के लिए भी जाना जाता है, टंगस्टन के लिए जाना जाता है होशंगाबाद जो विद्युत बल्ब बनाने के काम में आता है, और झाबुआ जो जाना जाता है रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टस के लिए जाना जाता है, कटनी चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, और सफेद संगमरमर के लिए ये जाना जाता है जबलपुर। वहीं हरा संगमरमर के लिए कौन सा है, तो हरा संगमरमर के लिए ग्वालियर जाना जाता है। तो ये पूरा लिस्ट आपको अच्छे तरीके से मैप में भी ध्यान रखना है, ठीक है। आरसीबी जीत गई, अरे अच्छा आज मैच था, क्या बात कर रहे हो, मैच तो 22 मार्च को था ना, चेन्नई और आरसीबी का, आज से आईपीएल स्टार्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, हमारा तो आईपीएल सब कुछ यही है, क्लास है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में दादाजी का दरबार कहां पे है बताएं। मध्य प्रदेश में दादाजी का दरबार कहां पे आता है, खंडवा, दतिया, धार, छतरपुर। तो दादाजी का दरबार कहां पे लगता है, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये ध्यान रखिएगा, दादाजी का जो दरबार लगता है, ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये कहां पे लगता है, खंडवा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि यहाँ पे महान संत जो दादाजी नाम से प्रसिद्ध थे उनकी समाधि स्थल यहीं पे है, इसलिए उनके सम्मान में ही दादाजी का दरबार यहीं पे लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, खंडवा, दादाजी धुनी वाले, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था। इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था बताएं। मल्हार राव ने, तुकोजीराव द्वितीय ने, यशवंत राव ने, या फिर अहिल्याबाई ने। तो फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। अच्छा, मैंने एक क्लास में परीक्षा धाम की किताब से कुछ यहाँ पे फैक्ट देखा था, लाल बाग पैलेस का निर्माण किसी दूसरे शासक का नाम दिया हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद यशवंत राव करके ही कोई थे, दूसरे थे, द्वितीय नाम के थे। तो उनका भी और ये नाम, ये दोनों सेम ही है, दोनों के एक ही लोग के नाम है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुकोजीराव द्वितीय हो जाएंगे, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है। ओजस्वी सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ पे है आपका, खंडवा ओंकारेश्वर में है। हनुवंतिया टापू भी कहाँ पे आता है, ओंकारेश्वर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान पे जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है बताएं। चंदेरी में, पोरसा में, घोघरा में, या फिर भांडेर में। तो कहां पे जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी इसका, बिल्कुल स्वरा अभी आए हो आप लोग, स्वागत है, ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो जोगेश्वरी देवी का जो मेला लगता है कहां पे लगता है, ये चंदेरी गुना में लगता है, या अब तो अशोकनगर जिला हो गया है ये, तो अशोकनगर में लगता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे घोघरा में कौन सा लगता है, चंडी देवी का मेला लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कान्हा बाबा का मेला हरदा सोडलपुर में लग जाता है आपका। ग्वालियर में आपका जो लगता है आपका भांडेर का मेला भी लगता है, व्यापारिक मेला भी लगता है। चलिए तो कल मैं कुछ मेले के भी क्वेश्चन और भी करा दूंगा। हाँ तो आरजे रिया ने ए किया है, बिल्कुल सही है, सभी लोग जो ए आंसर कर रहे हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन जिला आप ध्यान रखना कि जिला कौन सा आता है आपका, चंदेरी जो आएगा अशोकनगर में आता है अब, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में खाम बाबा या खाम्ब बाबा भी कहते हैं इनको, इसके नाम से जो है किसे जाना जाता है। शहीद स्मारक ओरछा को, कबीर चौरा अमरकंटक को, हेलियोडोरस का स्तंभ जो है विदिशा में है, या तात्या टोपे की विशाल मूर्ति शिवपुरी में है। तो किससे खाम्ब बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ये फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ वेरी गुड अविका, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, खाम्ब बाबा के नाम से जो जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका हेलियोडोरस के गरुण स्तंभ को जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, और शुंग वंश के समय पे इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए अच्छा, जो लोग डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी 10 बजे डेली क्लास होती है इसकी,
तो जो डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको अगर लगता है कि और भी कोई टॉपिक के यहाँ पे ऐड करना चाहिए, लगभग मैं सभी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसको भी हम लोग और इंक्लूड करते चलेंगे। ठीक है, तो बोलते रहा करें, आप लोग एक्टिव रहा करें। हाँ बिल्कुल सही है, रिया, सुरभि, सब लोग, स्वरा, सब लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पारधी जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है? भोपाल में, रायसेन में, सीहोर में या सभी जगह पे? तो पारधी जनजाति कहाँ पे निवास करती है, फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पारधी जनजाति जो निवास करती है ये भोपाल, सीहोर, रायसेन इन तीनों जगह पे निवास करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। ये शिकार प्रिय जनजाति है और अपराधी प्रवृत्ति में ये लीन रहती है। हालांकि अब धीरे धीरे ये सुधर रहे हैं क्योंकि अब शहर में रहने लग गए हैं, तो थोड़ा सुधर रहे हैं अब ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के कम क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसको और हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। उसको डेली में नहीं रख रहा हूं, लेकिन उसको और बढ़ाएंगे क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल सही है। बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा एक असत्य है, बताएं। बैगा एक आदिम जनजाति है, बैगा गुदना प्रिय होते हैं, शिकार बैगाओं का प्रिय शौक है, ये बैगाओं में ओझा को हे दृष्टि से देखा जाता है। तो बताएं इसमें कौन सा कथन असत्य है, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं, बैगा जनजाति में कौन सा कथन असत्य है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो, पॉलिटी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं आएंगे, बहुत आएंगे क्वेश्चन, तो एक या दो क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है, तो अपन फिर भी इसको कवर करते चलेंगे पूरा, जो इंपॉर्टेंट है हर एक चीज हम लोग यहाँ पे लाएंगे। तो बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा एक असत्य कथन है, तो ध्यान रखना, बैगा जनजाति में ओझा को हे दृष्टि से देखा जाता है, ये गलत कथन है। बाकी सभी इसमें सही कथन है। बैगा गुदना प्रिय होते हैं, आदिम जनजाति है, बैगा शिकार, बैगाओं का जो शिकार है प्रिय शौक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है। और कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वी इलाकों में, यानी कि बघेलखंड क्षेत्र में बैगा जनजाति पाई जाती है। बैगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के नेता कौन है? शेख रमजान सागर, टंट्या भील खरगोन, शहादत खां सतना। शहादत खां सतना नहीं होगा इसमें, ठीक है, ये इंदौर होना चाहिए, है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तात्या टोपे ग्वालियर। तो कौन है जो 1857 के क्रांति के नेता हैं, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? एमपी इकोनॉमी भी करा देंगे। ठीक है, एमपी इकोनॉमी के भी क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने रखे हुए थे। ठीक है, बजट जो है एमपी इकोनॉमी के अंतर्गत ही आ जाता है। आज भी एक दो ही क्वेश्चन रखे, लेकिन कम रखे हुए हैं, लेकिन डिमांड है आप लोग की, तो कल से थोड़े क्वेश्चन में इसके और बढ़ा दूंगा, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक की कल में रख दूंगा और भी। ठीक है, तो थोड़ा संख्या और बढ़ा दूंगा उसकी में। तो 1857 के क्रांतिक जो नेता है हम सबको पता है, टंट्या भील खरगोन के आते हैं, शहादत खां इंदौर से हैं, तात्या टोपे ग्वालियर से हैं, यानी 2 3 4 किसमें है? सी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आपका। ठीक है, शेख रमजान नहीं होंगे, बाकी सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मेरे को, इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा, कल मैं कराऊंगा ये वाले क्वेश्चन को, क्योंकि शेख रमजान का मुझे अभी कंफर्म नहीं है और इसमें कुछ दूसरा दिखा रहा है। ठीक, 1 2 4 बस बोल रहा है, तो तीसरा कहाँ है? शहादत खां भी, अच्छा शहादत खां इसमें नहीं है, इसको मैं क्लियर करके ये वाला क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा आप लोग को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं, बताएं। किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं, बताएं। मुड़िया जनजाति, कोल जनजाति, भारिया जनजाति या मुंडा जनजाति? तो किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या है इसमें? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं, तो ये कहा जाता है कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? गोहिया कहते हैं। और कोल जनजाति का वर्णन जो है रामायण में भी किया गया है, महाभारत में भी किया गया है, मार्कंडेय पुराण में भी किया गया है। माता सबरी जी का जो संबंध है ये भी कोल जनजाति से ही है, तो बहुत फेमस जनजाति है, और सबसे शिक्षित जो जनजाति है वो भी आपका कोल ही है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भगोरिया जो नृत्य है ये किस जिले में आदिवासियों का लोक नृत्य है, बताएं। भगोरिया
किस जिले के आदिवासियों को लोक नृत्य है? झाबुआ जिले का, शहडोल जिले का, सीधी जिले का या फिर आपका मंडला जिले का? ध्यान रखिएगा, डेली क्लास का टाइम 10 PM पे है, डेली ये सीरीज चल रही है, तो आप लोग डेली 10 बजे ज्वाइन किया करें। या फिर अगर आप लोग टाइम चेंज चाहते हो तो टाइम चेंज का भी आप लोग बता सकते हैं, हम लोग टाइम चेंज भी कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको ज्वाइन किया करें। तो भगोरिया नृत्य जो है किस जिले का आदिवासियों का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका, हम सभी को पता है, झाबुआ जिले का है। भगोरिया 3 चरणों में होता है, ठीक है, और इसी के अंतर्गत गोल गधेड़ों का भी आयोजन किया जाता है, जो प्रणय पर्व होता है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश की पहली आदिवासी पंचायत कहां पे आयोजित की गई, बताएं। एमपी की पहली आदिवासी पंचायत कहां पे आयोजित की गई थी, बताएं। भोपाल में, भिंड में, दतिया में या मुरैना में? कहां पे की गई थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, गुलारिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। वेरी गुड अविका, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है यशस्वी, बहुत अच्छा। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहली आदिवासी जो पंचायत है कहां पे आयोजित होती है? ये भोपाल में आयोजित की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बैगाव द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? पेज, बेवार, बियारी या ये सभी? तो बैगा जनजाति द्वारा जो कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, बैगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो बैगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को ये बेवार के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सभी नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेवार। ठीक है, तो गोंड जनजाति में कौन सी कृषि होती है? तो गोंड जनजाति में बारी कृषि होती है। बैगा जनजाति में क्या होता है? तो बैगा जनजाति में जो होता है बेवार होता है। ठीक है, इसी को डहिया खेती के नाम से भी जाना जाता है इसमें। ठीक है, और डहिया जो है कोल जनजाति और भारी जनजाति में भी होती है। इसके अलावा भील जनजाति में जो होता है आपका कृषि, उसको क्या कहते हैं? चिमाता कहते हैं। और ये तीनों जो प्रकार हैं किसके हैं? झूम कृषि के प्रकार हैं, यानी कि जंगल और वनों को काटकर उसकी राख पर कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस जनजाति की बोली भरनोती है, बताएं। तो भरनोती जो बोली है किस जनजाति की है? कोल जनजाति की, पनिका जनजाति की, भारिया जनजाति की या उराव जनजाति की? भरनोती किसकी प्रसिद्ध बोली है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भरनोती जो प्रसिद्ध बोली है किस जनजाति की बोली है? तो भरनोती हो जाएगा आपका इसमें भारिया जनजाति की प्रसिद्ध बोली है। और इनका निवास स्थान कहाँ पे है? इनका निवास स्थान कहाँ पे आ जाएगा आपका? पातालकोट छिंदवाड़ा में, जिसे जंगलियों का जंगली भी कहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति किस भाषा परिवार की है? द्रविडियन है, कोलोरियन है, ऑस्ट्रेलियन है या कॉकेशियन है? तो जो गोंड जनजाति है किस भाषा परिवार की है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है जसवी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में जो गोंड जनजाति है किस भाषा परिवार की है? ये हो जाएगा द्रविडियन की है। और भारत में सबसे पुराने जो लोग हैं कौन से भाषा परिवार के हैं? द्रविडियन भाषा परिवार के हैं। ठीक है, ये भारत के मूल निवासी में से एक आते हैं, जिसे हम लोग आदिम जनजाति कहते हैं। ये क्या है? भारत के मूल निवासी हैं। ठीक है, चलिए, यानी सबसे अधिक हक हम लोग से भी अधिक हक रहने का भारत में इन्हीं लोगों का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से ग्वालियर में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति, अगरिया जनजाति, उराव जनजाति या पारधी जनजाति? तो ग्वालियर में कौन सी जनजाति निवास करती है, ये फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आज जनजाति क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मैंने रख दिए हैं। ठीक है, लगभग आज 8-9 क्वेश्चन मैंने इसके रख दिए हैं, तो जिससे ये भी आपका कवर होता चले। तो ग्वालियर में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? सहरिया, अगरिया, उराव, पारधी? तो हम सभी को पता है कि उत्तर के क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सोर जनजाति भी इधर ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें सबसे पिछड़ी जनजाति है, हम सभी को पता है, लहंगे नृत्य, दुलदुल घोड़ी नृत्य, ये किनका है? सहरिया जनजाति का ही रहता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाँ,
मध्य प्रदेश में आदिवासी और हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब किया गया है बताएं। 1963 में, 65 में, 68 में, 70 में। ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो फटाफट बता दें एक बार, आदिवासी और हरिजन कल्याण विभाग की जो स्थापना है ये कब की गई थी? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी और हरिजन कल्याण विभाग की जो स्थापना की गई थी ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1965 में किया गया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा और ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराए हुए हैं, उसमें दिखाए भी हैं कि 2-3 साल के बाद क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट जरूर होते हैं उसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुलसी सम्मान प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति कौन थे? तुलसी सम्मान प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति कौन थे? हरजी, केशव जी, गिरिराज प्रसाद, उपरोक्त दोनों, या प्रभात कौशल? तो तुलसी सम्मान सबसे पहले किनको मिला था? इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, तुलसी सम्मान जो सबसे पहले दिया था किसको दिया गया था? दोनों को दिया गया था, हर जी, केशव जी और गिरिराज प्रसाद, दोनों को मिला था ये। ठीक है, 1983 से इसका प्रारंभ किया गया है और किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है केवल पुरुषों को दिया जाता है। ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? केवल पुरुषों को पुरस्कार दिया जाता है। ये तीनों फैक्ट आपको अच्छे तरीके से इसमें ध्यान रखना है तुलसी सम्मान के बारे में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भगवान रजनीश का जन्म कहाँ हुआ था? शाजापुर में, राजगढ़ में, जबलपुर में, या शिवपुरी में? तो भगवान रजनीश का जन्म कहाँ हुआ था बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान रजनीश, जिसे ओशो के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? शाजापुर जिले में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इनका ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है आपका आज का, शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ बनाई गई? सीहोर में, वैरसिया में, नरसिंहगढ़ में, या भोपाल में? तो शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ पे बनाई गई है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएं। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं हमारे, तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्लास की अपडेट पूरा यहीं पे मिलती है। क्लास टाइमिंग भी मैं बता देता हूँ आप लोग को कि 2 बजे जो है आपका यहाँ पे एमपीजीके की थ्योरी क्लासेस चलती हैं। परीक्षा धाम बुक से पूरा कवर करा रहा हूँ, अदर बुक भी इसमें फैक्ट इंक्लूड रहते हैं। और 5 बजे जो चलता है आपका ये यूनिट 9 पूरा थ्योरी क्लास चल रहा है आपका, है ना, और मार्च में खत्म कर देंगे इसको हम लोग। इसके अलावा 10 बजे जो चलता है आपका ये एमसीक्यू की सीरीज चल रही है एमपीजीके की, ये आपका डेली क्लास शेड्यूल है। तो आप लोग जो भी इसमें तीनों क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बजे, 5 बजे, 10 बजे आप लोग जरूर ज्वाइन करें इसमें। ठीक है, तो शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ पे आती है? ये आती है सीहोर जिले में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका लिस्ट भी मैं आपको पहले करा चुका हूँ कल या परसों की क्लास में। तो पुरानी क्लास भी आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं, एक बार 2x की स्पीड में आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूरे कवर हो जाएंगे। और क्लास अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, साथ में कमेंट कर दीजिएगा कि क्या चीज आपको पसंद नहीं आई। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने लग जाए। और टॉपर स्टॉक भी हम लोग डेली कराते हैं, या फिर मतलब हफ्ते में 1-2 दिन तो होता ही है। टॉपर स्टॉक, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, जो भी एमपीपीएससी के टॉपर हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन ऑफिसर शो, तो उनको भी देखिएगा, वो क्या रिकमेंड करते हैं, क्या आपको सुझाव देते हैं। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है धीरे धीरे वो सॉल्व होती चलेगी। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।